बेटा एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हमने कौन से टॉपिक्स आज के इस लाइव सेशन में पढ़ने हैं। देयर इज एन ओवरव्यू। सबसे पहले इंडिकेटर्स, उसके बाद एसिड्स, इनकी क्लासिफिकेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों इसके अंदर आपको पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद बेसिस, क्लासिफिकेशन, इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर पीएच स्केल के बारे में आपको इसी सेशन के अंदर पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, साल्ट्स की प्रिपरेशन, साल्ट्स की क्लासिफिकेशन और फैमिलीज ऑफ साल्ट्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और लास्ट में आपको कुछ कंपाउंड्स के बारे में आपने इस चैप्टर के अंदर याद रखना है, जिसमें आपका कॉमन साल्ट आता है, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारा जो आपको मैंने स्क्रीन के सामने रखा है, ये आज की इस लाइव सेशन में डिस्कस होने जा रहा है। और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम्स वो आने वाले हैं, इनको हमने रिवाइज करना है आज की इस लाइव सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, वो है इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें इंडिकेशन देते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज इन एसिड, base or neutral. The chemical substances they are called as indicators. For example, हमारे पास 3 बीकर्स है। ये हमारे पास बीकर 1 है या बीकर ए नाम हम इसका रखेंगे। दिस और बीकर ए, यहाँ पे दिस इज बीकर बी और ये बीकर सी है। इनका नाम हम यहाँ पे रखेंगे ए, बी एंड सी। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे बीकर ए के अंदर भी एक कंपाउंड रखा गया है, बीकर बी के अंदर भी कंपाउंड रखा गया है और बीकर सी के अंदर भी कंपाउंड रखा गया है। लेकिन हमें पता नहीं है किस बीकर के अंदर कौन सा कंपाउंड है। एक बीकर के अंदर एसिडिक है, एसिडिक कंपाउंड, दूसरे बीकर के अंदर बेसिक या किसी और कंपाउंड के अंदर न्यूट्रल कंपाउंड हमने रखा है। अब हमने बताना है इन 3 बीकर्स में से किस बीकर के अंदर एसिड है, किस बीकर के अंदर बेस है या किस बीकर के अंदर न्यूट्रल कंपाउंड प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे गेस नहीं लगाएंगे, ऐसे तुक्का नहीं मारेंगे, बल्कि हमने क्या करना है, हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। वो केमिकल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वो कलर चेंज करके हमें इंडिकेशन देते हैं कि किस बीकर के अंदर कौन सा कंपाउंड रखा गया है। तो उन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस को हम बेटा इंडिकेटर्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। तो अगर आपने इंडिकेटर्स को डिफाइन करना होगा, कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, एन इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस। पहली बात आपने इंडिकेटर के बारे में याद रखनी है कि इंडिकेटर ये केमिकल सब्सटेंस होता है which is used to identify whether a given substance is an acid or base by a sharp change in its color or smell. ये केमिकल सब्सटेंस हमें इंडिकेशन देते हैं, लेकिन कैसे इंडिकेशन देते हैं? या तो ये अपना कलर चेंज करते हैं या ये अपनी स्मेल चेंज करते हैं। तो ऑन दैट बेसिस जो हमारे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। एक को हम बेटा एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं और दूसरे को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये इंडिकेशन देते हैं बाय चेंजिंग देयर कलर। ये अपना कलर चेंज करके हमें बताते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। इसमें हमारा लिटमस आता है, इसमें हमारा फिनोल्फ्थालीन आता है, मिथाइल ऑरेंज आता है, टर्मरिक आता है या रेड कैबेज आता है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपने याद रखना है लिटमस के बारे में, फिनोल्फ्थालीन के बारे में, मिथाइल ऑरेंज के बारे में। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल हमारे इस बीकर के अंदर कोई कंपाउंड रखा गया है इन बीकर ए। अगर हम इसमें इनमें से या फिनोल्फ्थालीन यहां पे इसमें ऐड करेंगे, वी विल ऐड फिनोल्फ्थालीन इन दिस बीकर। ये फिनोल्फ्थालीन कलरलेस होता है बेटा। अगर यहां पे इसका कलर चेंज हुआ इनटू द पिंक, अगर इसका कलर किस में चेंज हुआ, पिंक में चेंज हुआ, इट मींस दैट द गिवन कंपाउंड व्हिच इज प्रेजेंट इन द बीकर ए, इट इज बेसिक इन नेचर। अब आपको कैसे पता चला ये कंपाउंड बेसिक है? क्योंकि जो आपने केमिकल सब्सटेंस फिनोल्फ्थालीन यहां पे यूज किया, उसने अपना कलर चेंज किया। जो इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके आपको इंडिकेशन देते हैं वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड, बेस और न्यूट्रल, दे आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स एंड सच टाइप ऑफ इंडिकेटर्स दे आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो यहां पे जितने भी एग्जांपल्स हमने लिखे हैं, लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज या टर्मरिक या रेड कैबेज, ये सारे हमारे एसिड बेस इंडिकेटर्स as they give the indication whether a given substance is an acid or base या neutral by changing their color. They are called as acid base indicators. इसके बाद हमारे पास कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जैसे कि ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है।
ये भी हमें इंडिकेशन देता है whether a given substance is an acid or base। मगर कैसे, क्या यहाँ पे भी कलर चेंज होता है कि यहाँ पे स्मेल चेंज होती है। ये अपनी आपको पता है ऑनियन की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल डिसअपियर होती है किसी कंपाउंड के अंदर। इसका मतलब ये ऑनियन भी आपको इंडिकेशन देता है whether a given substance is an acid or base। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स कि ये इंडिकेशन कैसे देते हैं। जब कोई केमिकल सब्सटेंस इंडिकेशन देता है बाय चेंजिंग इट्स कलर, देन दे आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। और अगर केमिकल सब्सटेंस इंडिकेशन देता है whether a given substance is an acid or base by changing their smell, then the indicators they are called as olfactory indicators। तो ये हो गया इंडिकेटर्स के बारे में। अब इसके बाद इसमें जो पहला जो टॉपिक आता है दैट इज एसिड्स। एसिड्स की बहुत सारे डेफिनेशन है बेटा। यहाँ पे जो हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़नी है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, उसको हम बेटा अर्हीनियस कंसेप्ट कहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स हम कौन से कंपाउंड्स को कहते हैं, कौन से सब्सटेंसेस को कहते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, what they produce positive ion। और पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। और यही हाइड्रोजन आयन पानी के साथ रिएक्ट होके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O+। दिस आयन इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। बेटा बात समझ में आ रही है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं जो यहाँ पे आपको एसिड की डेफिनेशन बता रहा हूं, इसके बहुत सारे डेफिनेशन है जो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहा हूं। उस डेफिनेशन को हम अर्हीनियस कंसेप्ट कहते हैं। तो अर्हीनियस क्या बोल रहा है रिगार्डिंग एसिड्स? एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। बेटा जब इनको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, व्हाट दे यील्ड हाइड्रोनियम आयन। असल में ये हाइड्रोजन आयन्स देते हैं और यही हाइड्रोजन आयन पानी के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। दिस हाइड्रोजन जो प्रोटॉन यहाँ पे निकल रहा है, इट इज द ओनली पॉजिटिव चार्ज्ड आयन। यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर इसके बाद मैं पहले आपको एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस HCl है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एसिड। आपने इसको किस बेस पे एसिड बताया? जब मैं इस कंपाउंड को किस में डाल रहा हूं, इसको मैं वाटर में डाल रहा हूं। वाटर में डालने से अगर क्या रिलीज हो रहा है? H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? H3O हाइड्रोनियम आयन। तो इसको मैं क्या बता रहा हूं? इसको मैं एसिड कहता हूं। यहां पे मेरे पास एक और कंपाउंड है H2SO4। मैं इसको एसिड बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अर्हीनियस कंसेप्ट। कैसे आपने इसको एसिड बताया? इसको आप पानी में डिसॉल्व कीजिए। जब मैंने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो यहां से भी क्या प्रोड्यूस होते हैं? हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस कहां जाएंगे? ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोनियम आयन। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, और वो हाइड्रोजन आयंस किसके साथ रिएक्ट होके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं? वाटर के साथ। दे आर कॉल्ड एज एसिड्स। तो दिस इज द अर्हीनियस कांसेप्ट रिगार्डिंग एसिड्स। अब एसिड्स की क्लासिफिकेशन, कौन सी क्लासेस एसिड्स के हमने पढ़ने हैं? इसके डिफरेंट क्लासेस है ऑन डिफरेंट बेसिस। पहली क्लासिफिकेशन एसिड्स की व्हिच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ के लिहाज से जो हमारे एसिड्स होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और दूसरे होते हैं वीक एसिड्स। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। इसका ये मतलब है जिस केमिकल सब्सटेंस के अंदर जितने हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट होते हैं, जितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, अगर वो सारे हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलते हैं और वो सारे हाइड्रोजन एटम्स पानी के साथ रिएक्ट होते हैं और हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जैसे कि HCl, इसका नाम आप बताइए, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहता हूं। क्यों? क्योंकि जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसके अंदर एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। ये एक हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो ऑन दैट बेसिस यहां पे इसकी कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रही है, तो इस बेस पे हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम देते हैं। हमारे पास एक और एसिड है, इस एसिड का नाम हम नाइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको भी मैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व करता हूं, इसके अंदर भी एक ही हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है जो बाहर निकलता है किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। दे आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। नाउ व्हाट आर वीक एसिड्स? जिनकी पार्शियल आयोनाइजेशन होती है। ऐसे कोई एसिड्स होते हैं जिनकी पार्शियल आयोनाइजेशन होती है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं। मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, CH3COOH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज इथेनोइक एसिड।
और एक बात आपने बेटा याद रखनी है, जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर एक कॉमन चीज पाई जाती है। व्हाट इज दैट? वो है हाइड्रोजन एटम। मैंने HCl की बात की, मैंने नाइट्रिक एसिड की बात की, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं जिसको हम इथेनॉइक एसिड या कॉमनली हम इसको एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। आप इन तीनों कंपाउंड्स में देखिए, आपको एक कॉमन चीज नजर आएगी। वो कॉमन चीज क्या है? यहाँ पे आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। तो हमें बात समझ आ रही है, जितने भी एसिड्स है उनके अंदर एक चीज होती है, वो हाइड्रोजन एटम होता है। अब कोई एसिड पानी में डिसॉल्व करने के बाद वो सारे हाइड्रोजन आयन अगर देगा, देन इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट आयोनाइजेशन। उस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। लेकिन हमारे पास ये जो कंपाउंड है जिसको हम इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड कहते हैं, इसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 4, क्या चारों के 4 बाहर निकल रहे हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर? यहाँ पे 4 में से एक ही बाहर निकल रहा है। तो आपको यहाँ पे मिलेगा CH3COO, यहाँ पे प्लस आपको H पॉजिटिव आयन मिल रहा है। यहाँ पे आपको 4 हाइड्रोजन आयन्स नहीं मिल रहे, बल्कि 4 में से एक ही यहाँ पे डिसोसिएट हुआ। क्या यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन हुई? इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हुई? यस, यहाँ पे इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रही है। ऐसे एसिड्स जिनमें इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन, पार्शियल डिसोसिएशन होती है, such type of acids are called as weak acids. So we have 2 types of the acids on the basis of strength. One type is called as strong acid और दूसरे टाइप को हम बेटा क्या बोलते हैं? weak acids. इसके बाद on the basis of source we have 2 sources of acids. Some sources उनको हम organism से obtain करते हैं. The acids which are obtained from organisms they are called as organic acids. नाम से हमें पता चल रहा है। What are organic acids? The acids, the chemical substances which are obtained from living organisms. ये living organisms plants भी हो सकते हैं, ये living organisms animals भी हो सकते हैं, ये microorganisms भी हो सकते हैं। तो on that basis जो acids होते हैं इनको हम organic acids कहते हैं। अब इसके बाद inorganic acids. What are inorganic acids? जिनका source other than living organisms, non-living things, जैसे rocks। कोई एसिड हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। द टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। ऑन द बेस ऑफ द सोर्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एसिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये रही 2 क्लासेस किसके? एसिड्स की। डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई, अब 2 क्लासेस भी मैंने आपको बताई। अब इसमें एक और क्लासिफिकेशन है व्हिच इज बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसंट्रेशन? अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, मैं एसिड का सॉल्यूशन बनाऊंगा, किसी एसिड के अंदर अगर पानी की कंसंट्रेशन या पानी का अमाउंट कम प्रेजेंट होगा, उसमें पानी भी प्रेजेंट होता है, उसमें एसिड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर उस सॉल्यूशन के अंदर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, देन द एसिड इज कॉल्ड एज कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? ये भी सॉल्यूशन होता है, इसमें एसिड की कंसंट्रेशन कम और पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा। द टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड एज डाइल्यूट एसिड्स। होप आपको क्लासिफिकेशन समझ में आई होगी किनकी? एसिड्स की। फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, सेकंड क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन द इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, एंड द थर्ड वन वाज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले एसिड्स का टेस्ट। जो भी एसिड, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, चाहे कोई और एसिड हो, जितने भी एसिड से इनका जो टेस्ट है, दे आर सॉर इन टेस्ट, दे आर सॉर इन टेस्ट। इनका कैसा मजा होता है? ये खट्टे होते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर फिजिकल स्टेट इनकी देखी जाए, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? क्या ये लिक्विड्स होते हैं, ये सॉलिड्स होते हैं, कि ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? ऑल द एसिड्स दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, जितने भी एसिड्स हैं ये सारे क्या होते हैं? दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें बेटा एक्सेप्शन याद रखिए, यहाँ पे कुछ एसिड्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन सॉलिड स्टेट, जिसमें एक एसिड आता है उसको हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। एक और एसिड आता है उसको हम बोरिक एसिड कहते हैं, बोरिक एसिड। ये दोनों भी एसिड्स हैं, बट दे एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। बाकी जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट दीज टू दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ये हो गई इनकी फिजिकल स्टेट। अब इसके बाद क्या इनका करोसिव नेचर होता है? यस, दे आर करोसिव इन नेचर। इसका मतलब जब ये हमारी स्किन पे पड़ते हैं, जो भी एसिड हमारी स्किन पे पड़ता है, वेदर इट इज वीक और स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है, इवन कि ये हमारे कपड़े जलाते हैं। इट मीन्स दैट द एसिड्स दे आर करोसिव इन नेचर। ये हो गई एक और प्रॉपर्टी। नाउ इसके बाद एक्शन ऑन इंडिकेटर्स।
जिन इंडिकेटर्स की मैं अभी बात कर रहा था, इंडिकेटर्स हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें इंडिकेशन देते हैं whether given substance is an acid or base। अब हमारे पास तीन कॉमन इंडिकेटर जो हम अपनी लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं, उसमें पहला आता है लिटमस, दूसरा इसमें आता है फिनोप्थलीन, ये आपने याद रखना है फिनोप्थलीन, और तीसरा इसमें आता है फिनोप्थलीन, तीसरा इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। और आप ये भी जानते हो जो हमारा लिटमस होता है, इसके हम दो पेपर्स बनाते हैं, एक को हम रेड लिटमस पेपर कहते हैं और दूसरे को हम ब्लू लिटमस पेपर कहते हैं। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उस ब्लू लिटमस पेपर को हम किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है रेड में। अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा किसी केमिकल सब्सटेंस में, इट मींस दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर। ये हो गई एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, जिसमें पहला इंडिकेटर मैंने आपको लिटमस के बारे में बताया। इसके बाद नंबर सेकंड फिनोप्थलीन। इसका जो नेचुरल कलर होता है इट इज कलरलेस, जो अपना कलर होता है इट इज कलरलेस। आप इसको एसिड में डालिए, जब हम इसको एसिड में डालते हैं तो इट रिमेन्स कलरलेस, ये उस टाइम भी कलरलेस ही रहता है। मगर अगर हम फिनोप्थलीन को बेस में डालते हैं वहां पे इसका कलर कलरलेस से पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी इंडिकेशन ऐसे आपको मिलती है, जब हम फिनोप्थलीन को एसिड में डालते हैं वहां पे फिनोप्थलीन का कलर चेंज नहीं होता है। मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर ये ऑरेंज होता है, लेकिन जब हम इस इंडिकेटर को एसिड में डालते हैं तो यहाँ पे कलर चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू रेड। ये हो गई एक्शन किसकी, इंडिकेटर्स की, किसके साथ, विद द एसिड। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। व्हाट हैपेंस इफ एसिड्स आर रिएक्टेड विद एक्टिव मेटल्स। कोई एक्टिव मेटल का मतलब होता है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, जहां पे हम मेटल्स की एक सीरीज बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ द रिएक्टिविटी। ऊपर उन मेटल्स को रखा जाता है जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, नीचे हम उन मेटल्स को रखते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं। जब वो मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताऊंगा। यहाँ पे ये मैंने आपको बताया एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, ये हो गया। इसके बाद रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCl, ये हमारे पास एसिड है। इस एसिड के साथ अगर हम कोई एक्टिव मेटल, फॉर एग्जांपल हम सोडियम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव और हाईली रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, सो इट विल डिस्प्लेस दिस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इस हाइड्रोजन की जगह कौन ले रहा है, सोडियम ले रहा है, और यहाँ पे इसके साथ क्लोरीन, तो ये बनाएगा साल्ट, मेटल साल्ट इसको हम कहते हैं। प्लस यहाँ पे ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा इस फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन गैस। तो याद रखना, जब भी एसिड्स किसके साथ रिएक्ट होते हैं, व्हेन दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है मेटल साल्ट बनता है और साथ में क्या इवॉल्व होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। होगी एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। क्या होता है जब हम एसिड्स को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। कोई एसिड हम यहाँ पे लेंगे, फॉर एग्जांपल हम HCl लेंगे, इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे Na2CO3, दिस इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनेट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहां पे आपको एक तो साल्ट मिलेगा, साल्ट यहां पे आपको मिलेगा NaCl, प्लस आपको यहां पे मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपको यहां पे मिलेगा H2O। ये इस प्रॉपर्टी की, ये जो यहां पे कैरेक्टरिस्टिक है, इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। ऐसी रिएक्शन एक और दिखाएंगे। यहाँ पे मेटल कार्बोनेट था जिसकी फॉर्मूला Na2, मैंने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट, दिस इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनेट। अब यहाँ पे हमने किसके साथ रिएक्शन दिखानी है, एसिड्स की विद मेटल बाइकार्बोनेट्स। तो यहाँ पे मैं कोई मेटल बाइकार्बोनेट लूंगा, NaHCO3, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, विच इज आल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम मेटल बाइकार्बोनेट कहते हैं। यहां पे जब इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। मैंने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये जब इसके साथ रिएक्ट हुआ तो यहाँ पे साल्ट मिलेगा आपको NaCl, प्लस आपको यहाँ पे CO2 मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलेगा। तो यहाँ पे ये रिएक्शन होती है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, ये होगी ये वाली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन विद बेसिस। ये सबको पता है, जब हम एसिड्स को रिएक्ट करते हैं बेसिस के साथ, वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमेशा साल्ट प्लस वाटर मिलता है। द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखेंगे जिसमें एसिड को आपने रिएक्ट करना है किसी बेस के साथ,
तो क्या मिलेगा आपको, आपको साल्ट और वाटर मिलेगा। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूंगा, कोई एग्जांपल बताइए एसिड की। हाँ, HCl ही लेंगे। HCl को जब हम रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ, कोई बेस यहाँ पे आप बताइए, इट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड हम रिएक्ट करा रहे हैं किसी बेस के साथ, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, व्हाट यू विल गेट साल्ट। यहाँ पे कौन सा साल्ट बनेगा, NaCl प्लस यहाँ पे H2O मिलता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये होगी एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। क्या होता है जब हम एसिड्स को रिएक्ट करते हैं किसी मेटल ऑक्साइड के साथ। एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, दिस इज मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट कराना है, इसको हमने रिएक्ट कराना है किसके साथ, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। इसको हमने रिएक्ट कराना है किसी एसिड के साथ। तो एसिड को मैं रिएक्ट करा रहा हूं मेटल ऑक्साइड के साथ, यहाँ पे साल्ट मिलता है। कौन सा साल्ट यहाँ पे बनेगा, CuCl2 प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलता है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखनी है। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहले टेस्ट, फिजिकल स्टेट, दे हैव करोसिव नेचर, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, वो भी मैंने आपको बताया। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, तो मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, मैंने बताया यहाँ पे साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता है। रिएक्शन विद मेटल बाइकार्बोनेट्स, यहाँ पे भी साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। रिएक्शन विद बेसिस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। और लास्ट में रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, यहाँ पे भी आपको मेटल साल्ट और वाटर मिलता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसके बाद इसमें दूसरा टॉपिक वो है बेसिस। इसके बाद दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो है बेसिस। व्हाट आर बेसिस? तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट, जैसे मैंने आपको एसिड्स में अर्हीनियस कंसेप्ट बताया, सिमिलरली बेसिस को भी हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कंसेप्ट। व्हाट आर बेसिस? A base is a substance which when dissolved in water, जैसे अभी आपने एसिड को पानी में डिसॉल्व किया, वहां पे H पॉजिटिव आयन निकला था। लेकिन कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, डिसॉल्व करने के बाद वहां पे नेगेटिव आयन निकलता है, और वो नेगेटिव आयन ये होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल आयन। दिस इज द ओनली नेगेटिव आयन which is produced when some chemical substances are dissolved in water. Such type of chemical substances, they are called as bases according to Arrhenius concept. तो वही हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है। A base is a substance which when dissolved in water it produces hydroxyl ion as the only negative ions. अब इसके भी डिफरेंट क्लासेस है ऑन डिफरेंट बेसिस। तो पहली क्लासिफिकेशन स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें ऑन द दिस इज ऑन द बेस ऑफ द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के लिहाज से जो हमारे बेस होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस और दूसरे होते हैं वीक बेसिस। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग बेसिस? जिनकी कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है। जब कंप्लीट आयोनाइजेशन होती है, जो उसके अंदर उस केमिकल सब्सटेंस के अंदर जितने भी हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं इन दिस फॉर्म। और वीक बेसिस वो बेस होते हैं जिनकी पार्शियल डिसोसिएशन होती है, पार्शियल आयोनाइजेशन होती है, दे आर कॉल्ड एज वीक बेसिस। तो इट इज सो सिंपल एज इट इज। बराबर वैसे ही जैसे आपने इन केस ऑफ एसिड्स में पढ़ा, जो जितने हाइड्रोजन आयंस देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग माना जाता है, जो कम हाइड्रोजन आयन देता है वो उतना वीक एसिड माना जाता है। और यहाँ पे जो केमिकल सब्सटेंस जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, जो कम देगा उसको हम वीक कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग बेस एज द कंपाउंड इट कंटेन्स ओनली दिस हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये कंप्लीटली बाहर निकलता है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लिखेंगे तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दो हाइड्रोक्सिल आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, यहाँ पे एक ही हाइड्रोक्सिल आयन डिसोसिएट होता है, बाहर निकलता है। तो इस बेस पे हम इसको वीक बेस कहते हैं। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा, बेस का अमाउंट ज्यादा, लेकिन पानी की जो कंसंट्रेशन उसका अमाउंट कम, तो उस बेस को हम कंसंट्रेटेड बेस कहते हैं। डाइल्यूट बेस, आपके पास सॉल्यूशन है, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर बेस का अमाउंट ज्यादा, बेस का अमाउंट कम और पानी का अमाउंट ज्यादा, देन द बेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूट बेस। ये हो गई इसकी क्लासिफिकेशन। चलिए आप इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? नंबर फर्स्ट, टेस्ट इनका, दे आर बिटर इन टेस्ट। अगर इनका टेस्ट हम देखेंगे कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं, शाबाश। फील, दे आर सोपी, और वी कैन से दे आर स्लिपरी, ये स्लिपरी होते हैं। आप किसी बेस को, जैसे हम सोप सॉल्यूशन को जब हम इन फिंगर्स के बीच में रखते हैं, हमारे जो हाथ, ये जो फिंगर्स होते हैं फिसल जाते हैं, इसका मतलब इनका जो फील वो स्लिपरी होता है, या हम सोपी कहेंगे। टेस्ट इनका बिटर होता है। फिजिकल स्टेट, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? जैसे आपने एसिड्स में बताया, वो सारे एसिड्स लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली जो हमारे बेस होते हैं, ऑल द बेसिस दे एग्जिस्ट इन
लिक्विड स्टेटेड रूम टेम्परेचर। जैसे आपने बताया एसिड्स वो करोसिव इन नेचर होते हैं, यहाँ पे जो बेसिस होते हैं ये भी करोसिव होते हैं, मगर मैं उन बेसिस की बात कर रहा हूं विच आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, तो सबसे पहले मैं आपको लिटमस में बताऊंगा। लिटमस में क्या होता है, आपके पास रेड लिटमस पेपर होता है, तो रेड लिटमस पेपर इसका कलर चेंज होता है इनटू द ब्लू। अगर आपके पास कोई गिवन सब्सटेंस है, आपने बताना है वो बेस है कि नहीं है, उसमें हम क्या इंसर्ट करते हैं, red litmus paper. If the color changes from red to blue, then it confirms that the given substance is basic in nature. इसके बाद phenolphthalein का मैंने आपको बताया, इसका जो कलर वो कलरलेस होता है, बट इन बेसिक सोल्यूशन इट टर्न्स पिंक, इसका कलर पिंक हो जाता है। जब पिंक कलर हो जाएगा किसका, phenolphthalein का, इसका मतलब वो सब्सटेंस वो आपकी बेस है। ऐसे ही जो मिथाइल ऑरेंज, इसका कलर चेंज होता है फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। अगर इसका कलर चेंज हुआ फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, देन द गिवन सब्सटेंस व्हिच यू आर टेस्टिंग दैट विल बी बेसिक इन नेचर। ये हो गई ये वाली प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स। इसके बाद रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। व्हाट हैपेंस जब हम किसी बेस को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, किसी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं, वहां पे गैस, एक स्पेशल टाइप का गैस निकलता है बेटा, उस गैस को हम अमोनिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अमोनियम साल्ट लूंगा NH4, सॉरी इट इज NH4Cl, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम क्लोराइड, इसी को हम अमोनियम साल्ट कहते हैं। अमोनियम साल्ट वो साल्ट होता है जो हम बनाते हैं बाय रिएक्टिंग एनी एसिड विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं साल्ट को बनाने के लिए हमें एक एसिड की जरूरत पड़ती है, हमें एक बेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम ये वाली बेस यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द साल्ट NH4OH, दिस बेस इज कॉल्ड एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इस बेस से जो साल्ट्स बनाए जाते हैं दे आर कॉल्ड एज अमोनियम साल्ट्स। मैंने यहाँ पे एक अमोनियम साल्ट लिया, मैंने इसको रिएक्ट करना है किसी बेस के साथ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस बेस के साथ रिएक्ट किया, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको बेटा NaCl, एक तो यहाँ पे ये साल्ट मिलेगा Na और Cl ये आपको मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पे ये गैस मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अमोनिया, ये गैस यहाँ पे आपको मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे वाटर मिलता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे होती है। ये मैंने इसमें एग्जांपल आपको बताई, इसमें रिएक्शन आपको बताई। व्हाट हैपेंस अगर हम बेस को रिएक्ट करते हैं किसी अमोनियम साल्ट के साथ, तो आपने याद रखना है बेटा वहां पे क्या निकलता है, वहां पे अमोनियम गैस निकलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शाबाश। इसके बाद बेटा रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट हैपेंस इफ बेस इज रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हम वहां पे मेटल कार्बोनेट बनता है, सिंपल है ना। देखिए यहाँ पे मैं कोई बेस लेता हूं NaOH, दिस अ बेस। अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर हम इसको बाहर रखते हैं, किसी बेस को बाहर रखते हैं, देन इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। व्हेन इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इट रिएक्ट्स विद दिस बेस। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपको मिलेगा Na2CO3 मेटल कार्बोनेट, प्लस आपको यहाँ पे वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। कोई भी बेस जब बाहर रखते हैं, स्पेशली अल्कली, अल्कली क्या होती है, शाबाश, देयर आर डिफरेंट बेसिस, सम बेसिस दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम बेसिस दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। जो सॉल्युबल बेस होती है उसी को हम अल्कली कहते हैं। तो एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे बताते हैं, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। सारे बेसिस, सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं। वही बेस अल्कली होती है जो पानी के साथ डिसॉल्व होती है। तो यहाँ पे मैंने अल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट्स एन अल्कली सॉल्युबल बेस। जब इसको बाहर रखते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, जब एब्जॉर्ब करेगा मेटल कार्बोनेट बनाएगा, प्लस यहाँ पे क्या निकलेगा, प्लस यहाँ पे वाटर निकलेगा। हो गई एक और केमिकल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ द बेसिस। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल, एक्टिव मेटल, जैसे आपने एसिड में बताया, जब इसके साथ एसिड के साथ कोई एक्टिव मेटल रिएक्ट होता है, वहां पे मेटल साल्ट बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस वाला होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी बेस में कोई एक्टिव मेटल ऐड करते हैं तो साल्ट बनता है और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा। मेरे पास ये बेस है, ये अल्कली है NaOH, इसके साथ में कोई एक्टिव मेटल, मैं यहाँ पे इसके साथ सपोज इसके साथ हम ये एक्टिव मेटल इसमें ऐड करेंगे, Zn, जिंक। जिंक को जब हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे एक साल्ट बनता है ZnO2। ये कंपाउंड यहाँ पे आपको मिलता है इट इज NaZnO2, Na2ZnO2। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट, ये भी साल्ट होता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट, इसको हम सोडियम जिंकेट कहते हैं।
प्लस यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलता है। ये रिएक्शन याद रखिएगा। व्हाट हैपेंस अगर एक्टिव मेटल्स को हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो वहां पे भी आपको मेटल साल्ट मिलता है। कौन सा मेटल साल्ट? जब आपने यहाँ पे जिंक को सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली के साथ रिएक्ट किया, आपको ये साल्ट मिला। इस साल्ट को हम जिंक सोडियम जिंकेट कहते हैं, अलॉन्ग विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसके बाद ये आपको पता ही है, जब हम चाहे आप एसिड्स को रिएक्ट कराओ बेसिस के साथ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, आप बेसिस को रिएक्ट कराओ एसिड्स के साथ तो यहाँ पे भी कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस। चलिए इसके बाद आपको पीएच स्केल के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन पीएच स्केल हमें तब समझ आएगी अगर आपने ये समझ लिया होगा कि एसिड्स क्या होंगे, बेसिस क्या होते हैं। मैं आपको यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल बताऊंगा। जो एसिड्स हमारे होते हैं या जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, सबसे पहले हमने एसिडिक सॉल्यूशन समझना है, हमने बेसिक सॉल्यूशन समझने हैं। व्हाट आर बेसिक सॉल्यूशंस एंड व्हाट आर एसिडिक सॉल्यूशंस। एसिडिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जब हम एसिडिक सॉल्यूशंस में देखते हैं तो इसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको असल में पीएच स्केल पढ़ा ली है, पीएच स्केल से हम क्या मेजर करते हैं, लेकिन वो पढ़ने से पहले आपने इसके बारे में पहले याद रखना है एसिडिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, सारे सॉल्यूशंस के अंदर H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट होते हैं। जो बेसिक सॉल्यूशंस, इसमें भी H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब डिफरेंस क्या है? अगर दोनों में ये आयंस प्रेजेंट होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। याद रखिएगा, ये कहां से आता है? ये पानी से आता है, ये पानी का होता है। अदरवाइज इस सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों आयंस प्रेजेंट होते हैं, मगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और इसकी कंसंट्रेशन कम। जो आपके बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा और इसकी कंसंट्रेशन वो कम होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस के अंदर भी H पॉजिटिव आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस प्रेजेंट होते हैं। सर आप ये क्या बता रहे हो? मैं सही बता रहा हूं आपको। जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, शाबाश, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस, दे ऑल कंटेन दीज टू टाइप्स ऑफ आयंस। मगर किसी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा, किसी में कम और किसी में ये बराबर होते हैं, दोनों आयंस बराबर होते हैं। जहां पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा, इसकी कंसंट्रेशन कम, दे आर कॉल्ड एज एसिडिक सॉल्यूशंस। जहां पे इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम, दे आर कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशंस। और जहां पे कंसंट्रेशन इक्वल, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। यहां तक हमें समझ में आया? मैंने आपको क्या पढ़ाना है? पीएच स्केल क्या होती है। अब हमें एक बात समझ आ रही है, चाहे हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करें, हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, इसमें भी H पॉजिटिव आयन, इसमें भी H पॉजिटिव आयन और इसमें भी H पॉजिटिव आयन। हर एक सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। अब एक सॉल्यूशन के अंदर इस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो हम एक स्केल से निकालते हैं। दैट स्केल इज कॉल्ड एज pH स्केल। This P represents potence, P-O-T-E-N-Z. Potence is actually a German word which means power. किसका? हाइड्रोजन आयंस का। किसके अंदर? किसी सॉल्यूशन के अंदर। क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी सॉल्यूशन आपके पास, उन सारे सॉल्यूशंस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? H पॉजिटिव आयन। अब किस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कितनी कंसंट्रेशन, that is represented or that is calculated by a scale which was devised by a Sorensen. उस साइंटिस्ट का नाम था सोरेनसन इन 1909। और उसी स्केल को हम बेटा pH स्केल कहते हैं। Where P represents power, it is a German word potence. Potence का मतलब होता है पावर, लेकिन किसका पावर? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। कहां पे? एक सॉल्यूशन के अंदर। that is called as उसी को हम बेटा pH स्केल कहते हैं। आई बात समझ में? जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, याद रखिएगा, जो हमारे एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनका जो pH इट इज लेस देन, इनका pH, देयर pH इज लेस देन 7। जो हमारे बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनका pH मोर देन 7 होता है, और जो हमारे न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं, दे हैव pH इक्वल टू 7। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब इस pH को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं? हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। एक हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। व्हाट इज दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर? इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस को हम
मिला के एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। इस यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम किसी सॉल्यूशन का पीएच ये पता करते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ? इसकी कोई इंपॉर्टेंस है? बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इसकी, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स दे आर पीएच सेंसिटिव। देखिए बेटा, जो हमारी बॉडी होती है, वैसे मैं बायोलॉजी कम जानता हूं, लेकिन हमारी बॉडी को हम इसको केमिकल फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और सारे केमिकल रिएक्शंस किसी ऑप्टिमम पीएच पे होते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस निकलता है, हमारी बॉडी के अंदर बाइल निकलता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है, हमारी इस मुंह में सलाइवा निकलता है। इनका एक ऑप्टिमम पीएच होता है, एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसपे अपना काम करते हैं। अगर इसी पीएच का इधर इधर ऊपर नीचे हो जाएगा, जो बहुत सारे जो बीमारियां वो जन्म लेते हैं। तो इसे ये पता चल रहा है कि जो पीएच, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। ये हो गई पहली इंपॉर्टेंस। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। देखिए, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लांट्स। कोई प्लांट उस सॉइल में ग्रो करता है विच इज अल्कलाइन, कोई प्लांट उस सॉइल में ग्रो करता है विच इज एसिडिक, कोई प्लांट उस सॉइल में ग्रो करता है जो कि न्यूट्रल होता है। तो डिफरेंट सॉइल्स दे हैव डिफरेंट पीएच वैल्यूज। कोई प्लांट जो एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है, अगर वहां का पीएच डिस्टर्ब हो गया तो क्या वो प्लांट वहां पे ग्रो करेगा? नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो पीएच ये सॉइल में भी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। देखिए बेटा, हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, हमारे इस माउथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स वो इन दांतों के बीच में चिपक जाते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं वो एसिड्स रिलीज करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस, वो भी शायद आपको पता होगा, उसको हम एनिमल कहते हैं। राइट? मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि बायोलॉजी में कम जानता हूं। एनिमल विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। जो सलाइवा होता है, SALIVA, सलाइवा जिसको हम थूक कहते हैं बेटा, इसका जो पीएच वो 5.5 होता है। अब अगर बैक्टीरिया ग्रो करेंगे हमारे इस माउथ के अंदर, बहुत सारे बैक्टीरिया एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो पीएच माउथ के अंदर ये 5.5 से कम हो जाता है। जब पीएच 5.5 से कम होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्डेस्ट सब्सटेंस एनिमल होता है, ये भी करोड़ हो जाता है। तो खुद ही आपको पता चलता है कि जो पीएच है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर। इसके बाद सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा, जब कोई हनी भी हमें काटती है, बाइट करती है, वो पता है वो क्या इंजेक्ट करती है? वो इंजेक्ट करती है एसिड को। जब वो इंजेक्ट करती है, जब वो आपको काटती है, जब वो मुझे काटती है, फिर उस टाइम हम क्या ढूंढते हैं? हम सोप सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपको पता होता है उस हनी बी ने आपकी बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट किया है, और हम जानते हैं एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? वो बेस, सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है। जब हम यहाँ पे सोप लगाते हैं, सोप लगाने से क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपकी जो पेन, जो मेरी पेन, वो कम होती है। एम आई राइट? या कभी कभार वो रेड वास्प, वो आपने देखा होगा, वो थोड़ा उससे बड़ा होता है, हनी बी से बड़ा होता है, वो जब इंजेक्ट करती है, शाबाश, वो जब इंजेक्ट करती है, वो बेस इंजेक्ट करती है, तो उस टाइम अगर आपने सोप सॉल्यूशन ढूंढी और ज्यादा पेन होगी। उस टाइम हम क्या करते हैं? या तो कर्ड डालते हैं, क्योंकि वासप ने आपको क्या इंजेक्ट किया है? बेस इंजेक्ट किया है। हम जानते हैं बेस के इफेक्ट को कौन न्यूट्रलाइज करता है? इट इज द एसिड। तो उस टाइम हम या तो टोमेटो ढूंढते हैं या कोई और एसिडिक चीज ढूंढते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और हमारा जो पेन होती है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद these were the importance of pH in everyday life. Now move to the next topic. चैप्टर का नाम क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। एसिड्स का मैंने बताया, बेसिस का मैंने बताया। अब रही बात किनकी? साल्ट्स की। वापस जाते हैं एसिड्स पे। एसिड्स H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जो ओनली पॉजिटिव आयंस देते हैं, दे गिव H पॉजिटिव आयंस। बेसिस क्या देते हैं? दे गिव नेगेटिव आयंस। मगर नेगेटिव आयन स्पेशली क्या होता है? हाइड्रोक्सिल आयन। एम आई राइट? जो साल्ट्स होते हैं ये भी कंपाउंड्स होते हैं, ये भी पॉजिटिव आयंस देते हैं, ये भी नेगेटिव आयंस देते हैं। मगर ये पॉजिटिव आयंस देते हैं अदर देन H पॉजिटिव आयंस, ये भी नेगेटिव आयंस देते हैं, बट अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, द सब्सटेंसेस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस पॉजिटिव आयन। ये भी पॉजिटिव आयन। जस्ट इन केस ऑफ एसिड्स में आपने देखा, आपने बेसिस में देखा, वो भी पॉजिटिव आयंस देते हैं, ये भी पॉजिटिव आयन देता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होता है, इट इज अदर देन हाइड्रोजन आयन। जो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन निकलता है, शाबाश,
क्या जो यहाँ पे नेगेटिव आयन, क्या वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है कि अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन होता है? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। हमारे पास ये कंपाउंड है NaCl, कॉमन एग्जांपल साल्ट की, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आपने इसको साल्ट क्यों कहा? क्योंकि मैंने जब इसको पानी में डिजॉल्व किया, एसिड को पानी में डिजॉल्व से आपको क्या मिलता था? H पॉजिटिव आयन। बेसिस को पानी में जब हम डिजॉल्व करते थे वहां पे हमें क्या मिलता था? हाइड्रोक्सिल आयन। लेकिन जब हम किसी साल्ट को किस में डिजॉल्व करेंगे? पानी में डिजॉल्व करेंगे, यहां पे भी क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव आयन। यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव आयन आपको क्या मिल रहा है? Na+, which is other than हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे आपको नेगेटिव आयन मिल रहा है Cl-, it is other than hydroxyl ion. The substances they are called as salts. आप KCl को देखिए, इसको भी मैं साल्ट कहता हूं। क्यों? मैंने इसको पानी में डिजॉल्व किया। जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव आयन निकलेगा, बट दिस इज अदर देन हाइड्रोजन आयन। यहाँ पे आपको नेगेटिव आयन मिलेगा Cl-, which is other than hydroxyl ion. So a salt is a compound which when dissolved in water yields a positive ion, ठीक, other than hydrogen ion, and a negative ion other than hydroxyl ion. Is that clear to everyone? They are the chemical substances, they are called as salts. अब इसके बाद classification of salts. There are different classes of the salts. पहली classification या पहला class salts के अंदर वो है normal salts. Salt को हम कैसे बनाते हैं बेटा? सबसे पहले आपने साल्ट को बनाना है, तो साल्ट बनाने के लिए हमें एसिड की जरूरत पड़ती है, हमें बेस की जरूरत पड़ती है। एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उसकी जगह कोई मेटल लेता है, आपको साल्ट मिलता है। अब यहाँ पे जो आपके डिफरेंट साल्ट से नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स और डबल साल्ट्स। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल साल्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। व्हाट आर नॉर्मल साल्ट्स? मैं पहले यहाँ पे एक रिएक्शन लिखता हूँ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनिएगा, प्लस HCl। यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखनी है जिसमें आपने एक बेस ली, एक एसिड लिया। अब एसिड के हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करना है, किससे? सोडियम से। तो सोडियम किसकी जगह ले रहा है? इस हाइड्रोजन की जगह ले रहा है। यहाँ पे आप मुझे बताइए H की जगह कौन ले रहा है? सोडियम। तो यहाँ पे जो साल्ट आपको मिलेगा दैट विल बी NaCl। ध्यान से सुनिएगा, प्लस यहाँ पे H और ये इस OH के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? H2O। अब यहाँ पे जो साल्ट बना, ये साल्ट कैसे आपने बनाया? जब कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई हाइड्रोजन की फ्रॉम द एसिड by basic radical, the salt formed is called as normal salt. You getting my point? This is very very important. What are normal salts? ये वो salts होते हैं जब बेस को रिएक्ट किया जाता है एसिड के साथ, मगर एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन अगर उनकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है, साल्ट मिलता है, उन्हीं साल्ट्स को हम नॉर्मल साल्ट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको साल्ट मिला, ये साल्ट आपको कैसे मिला? एसिड के अंदर एक ही हाइड्रोजन था, इसकी कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से जो साल्ट आपको मिलता है they are called as, बेटा इनको हम क्या बोलते हैं? they are called as normal salts. इसके बाद एसिडिक साल्ट्स, इसका उल्टा। उल्टा का मतलब यहाँ पे अगर किसी एसिड से इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है, साल्ट मिल रहा है लेकिन एसिड से सारे हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे साल्ट्स को हम एसिडिक साल्ट्स कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। हम यहाँ पे लिखेंगे H2SO4। व्हाट इज दिस? जरा इसका नाम बताओ, शाबाश, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है? वेरी गुड, इसका नाम क्या है? H2SO4 को हम क्या बोलते हैं? Why are you crying in the corner? बेटा शाबाश, मैं लास्ट में बताऊंगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्सीलेंट, नाइस। देखिए यहां पे मैंने एसिड लिया, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स है, मैं इसके साथ NaOH बेस रिएक्ट करा रहा हूं, लेकिन इस एसिड से एक ही हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है और साल्ट आपको मिलेगा इस एक हाइड्रोजन की जगह सोडियम यहां से ले रहा है, तो ये साल्ट आपको मिलेगा NaHSO4। दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और वो कैसे? सोडियम बाइसल्फेट। प्लस बेटा आपको यहाँ पे H2O मिल रहा है, ये भी साल्ट है, ये भी साल्ट है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस साल्ट एंड दैट साल्ट? ये साल्ट आपको आपने इसको बनाया फ्रॉम द एसिड, मगर इस एसिड से कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई। इस साल्ट को आपने बनाया एसिड से, मगर इस एसिड से क्या कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुई हाइड्रोजन एटम्स की? इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट। यस, इट इज इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट। जो साल्ट बनता है बाय इनकम्प्लीट replacement of hydrogen atoms from the acid, the salts they are called as acidic salts. होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। इसके बाद डबल साल्ट्स। डबल साल्ट्स को हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे हम 2 सिंपल साल्ट्स लेते हैं, उनका इक्विमोलर मास लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक साल्ट लूंगा FeSO4, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज फेरस सल्फेट, प्लस यहाँ पे हम लेंगे NH4 2SO4, दिस इज कॉल्ड एज अमोनियम सल्फेट।
दो सिंपल साल्ट्स मैंने लिए, ये भी साल्ट है तो ये भी साल्ट है। अब ये नहीं कहना कि इसको हम साल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं ये देगा पॉजिटिव आयन अदर देन हाइड्रोजन आयन, ये देगा नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। इसको भी मैंने साल्ट कहा तो डेफिनेशन सेम है। दो सिंपल साल्ट्स का इक्विमोलर में यहां पे ले रहा हूं। जब मैंने इनको आपस में रिएक्ट कराया, इनको मिक्स कराया, तो यहां पे आपको मिलेगा FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 containing 6 times H2O। इसमें 6 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस साल्ट इज कॉल्ड एज मोहरस साल्ट। इसी साल्ट को हम बेटा मोहरस साल्ट कहते हैं। दिस साल्ट इज कॉल्ड एज मोहरस साल्ट। एक को हम डबल साल्ट्स कहते हैं। तो डबल साल्ट्स दे आर नथिंग, दे आर सिंपली टू सिंपल साल्ट्स का हम मिक्सचर लेते हैं, इक्विमोलर मास उनका लेते हैं, उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करा के जो साल्ट आपको मिलेगा उसी साल्ट को हम मोहरस साल्ट कहते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए देयर आर डिफरेंट फैमिलीज ऑफ साल्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक वो है फैमिलीज ऑफ साल्ट्स। इसमें क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स। हम जानते हैं साल्ट को बनाने के लिए हमें एसिड और बेस की जरूरत पड़ती है। जितने भी साल्ट्स, अगर आप उनके लिए कोई भी बेस यूज कर रहे हो, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप वहां पे एसिड ये यूज कर रहे हो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनी साल्ट, आपने ये साल्ट बनाया KCl बनाया, ध्यान से सुनिएगा, आपने NaCl बनाया, आपने यहाँ पे हम लिखेंगे CaCl2, यहाँ पे लिखेंगे MgCl2। मैंने बहुत सारे साल्ट्स बनाए हैं, लेकिन इन सारे साल्ट्स को बनाने के लिए एक तो आपको बेस की जरूरत पड़ती है, एक आपको एसिड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपने कोई भी बेस यूज किए, जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मगर इन सारे साल्ट्स को बनाने के लिए आपने एक पर्टिकुलर एसिड का इस्तेमाल किया है, दैट इज HCl। तभी आपको यहाँ पे Cl मिल रहा है, आपको यहाँ पे Cl मिल रहा है, आपको यहाँ पे Cl मिल रहा है और आपको यहाँ पे Cl मिल रहा है। जब हम साल्ट्स बनाते हैं, कोई भी बेस रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, विद पर्टिकुलरली दिस एसिड, उस वक्त जो साल्ट्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज क्लोराइड्स। सो क्लोराइड्स ये फैमिली है साल्ट्स की। जिन साल्ट्स की फॉर्मेशन के लिए जो एसिड हम यूज करते हैं दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली आपके पास नाइट्रेट से कोई भी बेस यूज करके, मगर अगर हम पर्टिकुलर एसिड कौन सा लेंगे, HNO3, व्हाट इज दिस एसिड कॉल्ड एज, दिस एसिड इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, मैं लिखूंगा KNO3, दिस इज कॉल्ड एज पोटेशियम नाइट्रेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। डिफरेंट मैंने यहाँ पे साल्ट्स लिए। इन सारे साल्ट्स को बनाने के लिए यहाँ पे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की बेस, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बेस, यहाँ पे आपने सिल्वर हाइड्रोक्साइड की बेस ली, लेकिन जो पर्टिकुलरली आपने यहाँ पे एसिड यूज किया है फॉर देयर फॉर्मेशन दैट इज HNO3 व्हिच इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड। दैट फैमिली इज कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज द साल्ट्स, दे आर कॉल्ड एज नाइट्रेट्स। हो गई दूसरी फैमिली। इसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पे हम नजर डालते हैं। पहला कंपाउंड आपने देखा होगा, नाम लिखा है कॉमन साल्ट, नमक, जो हम अपने खाने के साथ खाते हैं, चाय के साथ खाते हैं, उसी की बात हम करेंगे। कंपाउंड का नाम है कॉमन साल्ट। इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज टेबल साल्ट। क्यों इसको टेबल साल्ट कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे खाने के टाइम हमारे टेबल पे रहता है, दैट इज व्हाई द कंपाउंड इज कॉल्ड एज टेबल साल्ट। इसका अगर आपने केमिकल नाम बताना है, केमिकल नेम बताना होगा, देन इट इज सोडियम क्लोराइड। ये इसका कॉमन साल्ट कॉमन नेम है, याद रखिएगा। इसकी केमिकल फॉर्मूला वो है NaCl, ठीक है, वेरी गुड। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हम करेंगे सोडियम या क्लोरीन की, यू गेट दिस NaCl। लेकिन जो मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज दिस, इट इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस को हम लेते हैं, इस बेस को, स्पेशली दिस बेस व्हिच इज आल्सो एन अल्कली, इसको हम रिएक्ट करते हैं इस एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, HCl के साथ। तो यहां पे आपको मिलता है NaCl प्लस आपको यहां पे मिलेगा वाटर। द रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसकी ऑकरेंस क्या है, ये कहां पे हमें मिलता है, इसकी अगर हम ऑकरेंस देखेंगे, ये हमें मिलता है इन द सी वाटर इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म। जो समंदर होते हैं उनके नजदीक वो शैलो पिट्स बनाए जाते हैं, उन्हीं के अंदर पानी को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सन रेज पड़ते हैं, जहां पे वाटर की इवापोरेशन होती है, और पीछे क्या रहता है आपका NaCl रहता है, जो कि इसके साथ इंप्योरिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। फिर इसको फैक्ट्रीज के अंदर लिया जाता है, वहां पे इसकी रिफाइनिंग की जाती है और आपको फिर प्योर फॉर्म में NaCl मिलता है।
इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, वो आप याद रखिए जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। पहली बात, इसका कलर वो आपको पता है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड। यहां पे आपने लिखना है इट इज व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड। ये हो गई इसकी स्टेट, या हम कलर कहेंगे। इट इज कलर इज व्हाइट एंड इट इज स्टेट इज क्रिस्टलिन सॉलिड। सॉल्युबिलिटी, अगर हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, क्या ये पानी के साथ डिजॉल्व होता है? यस, इट इज डिजॉल्व्ड, यस इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये हो गई एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। व्हाट हैपेंस अगर हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे? ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। याद रखना इस टेम्परेचर पे 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे जो हमारा साल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, ये एक्ट करता है एज डाइहाइड्रेट। तो यहाँ पे इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मगर किस टेम्परेचर पे? ये पॉइंट आपने याद रखना है, 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। ये एक्ट करता है और इट एग्जिस्ट्स एज डाइहाइड्रेट सोडियम क्लोराइड कंटेनिंग 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। एम आई राइट? अगर हम यहाँ पे इसको हीट देंगे, जब हम इसको हीट देते हैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पे जो ये वाटर मॉलिक्यूल ये ब्रेक होता है, यहाँ पे आपको मिलेगा NaCl प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा 2H2O, यानी ये वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ये ब्रेक होते हैं। जब ये ब्रेक होते हैं तो उस वक्त आपको एक साउंड सुनाई देता है, क्रैकिंग साउंड सुनाई देता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो व्हाट हैपेंस अगर हम सोडियम क्लोराइड को हीट देते हैं? सिंपली मैंने बताया इस टेम्परेचर पे इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं तो ये 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल्स ये ब्रेक होते हैं, ये क्रिस्टल लेटिस ये ब्रेक होता है, और उस वक्त आपको जो साउंड सुनाई देता है, क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, जब हम इसकी हीट देते हैं। हो गई एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अगर आप इस वीडियो को कश्मीर से देख रहे हो, अभी इस वक्त बारिश पड़ रही है, बाहर आप देखिए बहुत ज्यादा बारिश पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत कम है। अगर हम नमक के पैकेट को खोल के रखेंगे, कल सुबह देखेंगे तो आपको इसमें पानी जैसा लगेगा। इसका मतलब साल्ट क्या करता है? इट एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंप्योरिटीज लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से अगर उसके अंदर ये प्रेजेंट होगा, इट रिसीव्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आपको ये लग रहा है कि जैसा ये इसके अंदर पानी चला गया है, दैट नेचर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये याद रखिएगा। सोडियम क्लोराइड, नमक को अगर हम एक्सपोज्ड रखेंगे, बाहर नहीं रखना है, बारिश में नहीं रखना है, अंदर ही रखेंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा, देन इट रिसीव्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, द नेचर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इसके बाद एक और इसमें प्रॉपर्टी वो है रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम नमक को इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पे फ्यूम्स निकलते हैं, धुआं निकलता है किसी गैस का। वो गैस कौन सा होता है? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। मैं यहाँ पे रिएक्शन दिखाऊंगा। रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पे हम लिखेंगे H2SO4, दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड। इसके साथ आपने किसको रिएक्ट कराना है? सोडियम क्लोराइड को। यहां पे आपको मिलेगा बेटा NaHSO4, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस आपको यहां पे मिलता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, प्लस आपको यहां पे मिलेगा HCl। ये यहां पे ये गैस इवॉल्व होता है, तो ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और रिएक्शन, रिएक्शन विद एक और प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम साल्ट को, सोडियम क्लोराइड को इस कंपाउंड के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराए तो वहां पे कौन सा कंपाउंड बनता है? मैं यहां पे लिखूंगा NaCl प्लस AgNO3। तो यहां पे आपको एक प्रेसिपिटेट मिलता है, दैट इज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी प्रेसिपिटेट इसका आपको मिलता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, प्लस आपको यहाँ पे एक और कंपाउंड मिलता है, दैट इज NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलता है इन दिस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ द PPT व्हिच वी कॉल एज प्रेसिपिटेट। याद रखिएगा। ये हो गई प्रॉपर्टीज किसके? कॉमन साल्ट के। इसके कितने यूज है वो आपको खुद भी पता है। इसका जो इस्तेमाल वो हम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, वहां पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड, इन पिकल्स, इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द मीट एंड द फिशेस। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जो हम इस कंपाउंड से, इस पर्टिकुलर कंपाउंड से बनाते हैं। सो दिस कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन साल्ट, इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस अदर कंपाउंड्स। Now move to the next important compound. What is that? वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। इसका कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। व्हाट इज कास्टिक सोडा? इट इज केमिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज अ बेस, मगर कौन सी बेस? सॉल्युबल बेस। तो इसका मतलब इट इज अल्कली, ये अल्कली होती है, ठीक है। ये पहला पॉइंट। इसका कॉमन नेम इट इज कास्टिक सोडा एंड इट इज केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, हमने यहाँ पे इसका ये केमिकल नेम यहाँ पे लिखा है, लेकिन इट इज कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। केमिकली इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। इसकी केमिकल फॉर्मूला वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसके बाद इसकी प्रिपरेशन। अब इसकी प्रिपरेशन सुनिए। इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम NaCl लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, प्लस इसको हम रिएक्ट करते हैं H2O के साथ। दिस इज वाटर। दिस इज कॉल्ड इज दिस सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। इस सॉल्यूशन को हम बेटा ब्राइन कहते हैं, इसको हम ब्राइन कहते हैं। और इसी सॉल्यूशन के थ्रू हम क्या पास करते हैं? इसमें हम पास करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब इसमें पास होती है इलेक्ट्रिसिटी तो आपको यहाँ पे एक तो NaOH मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज कास्टिक सोडा, जो आपको चाहिए था। प्लस यहाँ पे क्लोरीन आपको मिलता है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था क्लर अल्कली प्रोसेस क्या होती है? जब हम फॉर्मेशन प्रिपरेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कास्टिक सोडा की, कैसे? जब हम ब्राइन के थ्रू क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, आपको ये कंपाउंड मिलता है। मैंने अभी आपको बताया ये अल्कली होती है, दिस इज अल्कली, एम आई राइट? और साथ में यहाँ पे आपको क्लोरीन मिलता है। तो ऑन दैट बेसिस, चूंकि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में एक तो आपको अल्कली मिल रहा है, एक आपको क्लोरीन मिल रहा है, इस प्रोसेस को हम बेटा क्लर अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लर अल्कली प्रोसेस। होप आपको इसका आंसर समझ में आया होगा। जो आपने क्वेश्चन किया था क्यों हम ये process क्या होती है? It is actually the formation of this sodium hydroxide from the brine on passing electricity. What you get in the product is you get this compound which is called as sodium hydroxide which is also an alkali. साथ में आपको क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन गैस आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, एक अल्कली दूसरा क्लोरीन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लर अल्कली प्रोसेस। और इस प्रोसेस को एक स्पेशल सेल में किया जाता है जहां पे डायफ्राम लगा होता है, ताकि ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट ना हो जाए, नहीं तो आपको ये कंपाउंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कैरिड इन अ स्पेशल व्हिच इज कॉल्ड एज ईदर इन दिस सेल इज कॉल्ड एज नेल्सन सेल, इसको हम नेल्सन सेल कहते हैं, या कास्टनर केल्नर सेल बोलते हैं, कास्टनर केल्नर सेल, नेल्सन सेल और कास्टनर केल्नर सेल। आई बात समझ में बेटा? फिर इसके बाद ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। चलिए इसके बाद हाँ, इसके बाद एक और कंपाउंड, व्हाट इज दैट? वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। मे भी इस साल आपके एग्जाम में मत आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कंपाउंड का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शाबाश, इट इज कॉमनली कॉल्ड इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इट इज केमिकल नेम इज, ऊपर हमने केमिकल नेम ही लिखा है, इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड इट इज केमिकल फॉर्मूला इज CaOCl2। इसकी केमिकल फॉर्मूला याद रखिएगा, CaOCl2। दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसके बाद इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? सिंपल रिएक्शन में यहां पे लिखूंगा, बाय पासिंग क्लोरीन थ्रू ड्राई सिलिकेट लाइम इन बैकमैन्स प्लांट। देखिए ड्राई सिलिकेट लाइम, इसकी फॉर्मूला CaOH2। मैं जनरली मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं जहां पे इसकी फॉर्मेशन होती है, सिंपली मैं रिएक्शन आपको यहां पे दिखा रहा हूं, क्योंकि इसका हम रिवाइज कर रहे हैं, इसको हमने डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपने एग्जाम में बस इतना ही लिखना है जितना मैं आपको बता रहा हूं, तो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट आप वहां पे लिखिएगा, आपको बराबर मार्क्स इसके मिलेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई लेते हैं, इसके थ्रू हम पास करते हैं Cl2, क्लोरीन गैस। यहां पे जब इसको इसके साथ पास किया जाता है, आपको ये कंपाउंड मिलता है CaOCl2 which is commonly called as bleaching powder, प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलता है, वाटर मिलता है। ये यहाँ पे रिएक्शन है। फिर से सुनिए, हम यहाँ पे ड्राई सिलिकेट लाइम लेते हैं, इस ड्राई सिलिकेट लाइम के थ्रू हम क्या पास करते हैं? व्हाट वी पास थ्रू दिस ड्राई सिलिकेट लाइम इज द क्लोरीन गैस। On passing the chlorine gas through this dry silicate lime, we get this compound which is commonly called as bleaching powder along with the formation of the water. This is the preparation of bleaching powder. एक प्लांट के अंदर की जाती है। ये दो प्लांट्स से एक को हैजन क्लेवर्स प्लांट कहते हैं, जो ओल्ड मेथड है। पुराने जमाने में उसी मेथड से ब्लीचिंग पाउडर को बनाई जाती थी, लेकिन जो मॉडर्न मेथड है उसको हम बैकमेन्स प्लांट कहते हैं।
इसमें कंटेनर होता है, उसमें शेल्व्स लगे हुए होते हैं, ऊपर हुपर होता है, हुपर से हम राइस लेकर लाइम नीचे डालते हैं, नीचे से क्लोरीन ऊपर चढ़ाते हैं, तो बीच में इनकी रिएक्शन होती है, फिर जब वो रिएक्ट होते हैं आपको क्लोरीन मिलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, विच इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर? फिर इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं। सबसे पहली बात इसका कलर एंड स्टेट, इट इज येलोविश व्हाइट पाउडर, येलोविश व्हाइट पाउडर, ये याद रखिएगा, येलोविश व्हाइट पाउडर, इसकी स्टेट और इसका कलर। फिर इसके बाद एक्शन ऑफ एयर, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को बाहर रखेंगे, एक्सपोज टू एयर रखेंगे, एयर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होता है ब्लीचिंग पाउडर के साथ। मैं यहाँ पे लिखूंगा CaOCl2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। आपने इसको बाहर रखा, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर ये प्रेजेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप जब इसको बाहर रखते हो, ये इसके साथ रिएक्ट होगा, आपको ये मिलेगा बेटा CaCO3, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है किसकी? इस क्लोरीन की, एज दिस क्लोरीन हैज स्पेशल स्मेल। तो उस स्पेशल स्मेल की वजह से आपको ये पता चल रहा है, जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को बाहर रखते हैं, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है, इसके साथ रिएक्ट होता है और इससे स्ट्रॉन्ग स्मेल निकलती है। असल में वहां पे कौन सा गैस रिलीज होता है? दैट इज दिस गैस विच इज कॉल्ड एज क्लोरीन गैस, along with the formation of this compound called as calcium carbonate, which is commonly called as lime। इसको हम lime भी commonly कहते हैं। शाबाश। इसके बाद ये हो गई इसके दो प्रॉपर्टीज, एक्शन ऑफ एयर। नाउ solubility in water, क्या ये वाटर के साथ डिसॉल्व होता है? yes, it is soluble in water and sometimes it produces milky color। कभी कभार इसका जो कलर पानी के अंदर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, क्योंकि ब्लीचिंग के अंदर अनरिएक्टेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो उस कंपाउंड की वजह से पानी का कैसा कलर आ जाता है? व्हाइट कलर आ जाता है। फिर इसके बाद रिएक्शन विद एसिड, दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। फ्रॉम जो इसका यूज है, हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये पॉइंट याद रखिएगा, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये यूज किया जाता है इन ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, इससे हम ब्लीच करते हैं, ये एज इट प्रोवाइड्स, इट गिव्स दिस क्लोरीन। तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से या ये क्लोरीन देता है, ये किस वजह से ये ऑक्सीजन देता है, ये किस वजह से क्लोरीन देता है? ये दोनों प्रॉपर्टीज इस रिएक्शन पे डिपेंड करते हैं। रिएक्शन विद एसिड, कौन सा प्रोडक्ट मिलता है जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट कराते हैं? किसके साथ? हाँ, एसिड के साथ। अब यहाँ पे सुनिएगा, मैं यहाँ पे एसिड क्या ले रहा हूं और एसिड की किस कंसेंट्रेशन के साथ में ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करा रहा हूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे लूंगा ब्लीचिंग पाउडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बेटा बार बार बता रहा हूं, अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर की इंपॉर्टेंस देखनी है तो वो इंपॉर्टेंस इस केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट गिव्स ऑक्सीजन, का भी ऑक्सीजन देगा, तो वो रिएक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूं। ये क्लोरीन देता है जिसका यूज हम ब्लीचिंग में करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट में इसी क्लोरीन का इस्तेमाल होता है। ये क्लोरीन हमें कब मिलता है, कैसे मिलता है? वही रिएक्शन मैंने आपको पढ़ानी है, रिएक्शन विद एसिड। मैं CaOCl2 ले रहा हूं, मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा इसके साथ, HCl के साथ। एसिड है ना, गुड। मगर अगर मैं यहाँ पे इस एसिड की कंसेंट्रेशन कम लूंगा, मतलब ये प्रेजेंट होगा किसमें? इनसफिशिएंट। व्हाट विल हैपन? यहाँ पे आपको रिएक्शन होगी, आपको ये कंपाउंड मिलेगा CaCl2, दिस इज कॉल्ड एज कैल्शियम क्लोराइड। साल्ट मिलेगा, प्लस आपको ये कंपाउंड मिलेगा HClO। कोई मुझे इस कंपाउंड का नाम बता सकता है? व्हाट इज दिस HClO कॉल्ड एज? शाबाश, जल्दी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, जल्दी बताइए। ये HClO क्या है? ये HClO जो यहाँ पे निकल रहा है, ये HClO का नाम मुझे बताइए जल्दी। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी बताइए। दिस इज कॉल्ड इज, इसको बेटा हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। ये कंपाउंड यहां पे मिलता है HClO। इसी कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंस है, एज दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हाइपोक्लोरस एसिड। दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। अनस्टेबिलिटी की वजह से ये कंपाउंड ये डिकम्पोज हो जाता है इनटू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस दिस O।
यही ऑक्सीजन क्या कहलाता है? दिस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन। और इसी ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी ब्लीचिंग पाउडर ये मानी जाती है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, बट if the concentration of the acid is less, it is present in insufficient amount, then you get this product along with the formation of this compound HClO, which is called as hypochlorous acid. The hypochlorous acid is unstable in nature. It immediately decomposes into two other compounds. One is called as HCl, which is called as hydrochloric acid. Plus यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलता है. The oxygen is called as nascent oxygen. तो इस वजह से इसको कंसिडर किया जाता है as strong oxidizing agent. ये हो गई एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर इसके बाद एक और रिएक्शन। अब अगर हम क्या करेंगे, इस HCl को हम लेंगे कैसे, इसको हम सफिशिएंट क्वांटिटी में लेंगे। सफिशिएंट, अभी आपने इनसफिशिएंट लिया था, अब आपने इसको कैसे लिया, कितना लिया, ज्यादा लिया। जब हम इसको ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा CaCl2, यही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। प्लस आपको यहाँ पे Cl2 मिल रहा है, प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलेगा, वाटर भी मिलेगा आपको, ये क्लोरीन। तो इस क्लोरीन की मदद से हम इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ब्लीचिंग, जो कपड़ों की हम ब्लीचिंग करते हैं या किसी और चीज की ब्लीचिंग करते हैं वो इसी क्लोरीन से करते हैं। तो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं क्योंकि जो भी हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज। तो ये इसी रिएक्शन की वजह से, जब ये रिएक्ट होता है किसके साथ, एसिड के साथ। अब एसिड के दो कंडीशन है, आप इसको कम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये हाइपोक्लोरस एसिड मिलेगा, अनस्टेबल डिकम्पोज होगा, वहां पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। आप इसको ज्यादा एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पे क्लोरीन मिलेगा। इसी क्लोरीन का इस्तेमाल हम फिर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं। ये हो गई कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज किसके, ब्लीचिंग पाउडर के। अब इसके बाद इसके कुछ यूजेस आप खुद भी पढ़ सकते हो। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग फैब्रिक, कपड़ों की हम ब्लीचिंग करते हैं, पेपर की हम ब्लीचिंग करते हैं, लिनियन, कॉटन, ऐसे बहुत सारे कपड़े हमारे पास होते हैं जिनकी हम ब्लीचिंग करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन निकलता है, उसी क्लोरीन की वजह से हम ब्लीचिंग करते हैं। फिर इट इज यूज्ड इन द स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लोरीन जो इससे निकलता है ये एक्ट करता है जर्मिसाइड, पानी के अंदर जो भी जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस क्लोरीन, जब हम ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालते हैं। फिर इसके बाद फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन। कॉमनली इस कंपाउंड को हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, विच इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। इसका इस्तेमाल कहां पे किया जाता है, एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। क्लियर हो रहा है ना? तो इस कंपाउंड की भी फॉर्मेशन हम किससे करते हैं, इसी कंपाउंड से करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कल को आपके एग्जाम में आएगा, राइट डाउन कैल्शियम ऑक्साइड, या इसकी प्रॉपर्टीज आप बताएं, व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग पाउडर, what is its method of preparation, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, what are its different properties, physical as well as chemical properties, and what are its different uses। तो ये सामने आपके हैं, तो ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उतना ही लिखिए, काफी है, और आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे। फिर इसके बाद एक और कंपाउंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड इसी चैप्टर के अंदर, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स के चैप्टर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड की हम बात करेंगे। और जितना मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा इतना ही वहां पे लिखना है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड क्या है, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। इसका नाम हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉमनली कॉल्ड एज बेकिंग सोडा। And it is chemical name तो यही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, and it is chemical formula is NaHCO3। ये इसकी केमिकल फॉर्मूला है, इतना याद रखिएगा। पहले सबसे पहली बात हमने इस कंपाउंड की बात करनी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, also called as sodium bicarbonate। It is commonly called as baking soda। Its chemical name is sodium hydrogen carbonate and its chemical formula is NaHCO3। अब इसके बाद इसकी प्रिपरेशन, कैसे इसको हम प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट हम लेते हैं, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, ये हो गया सैचुरेटेड। सबसे पहले हम सॉल्यूशन बनाएंगे किसका, सबसे पहले हम सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन बनाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और इसके थ्रू हम पास करेंगे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। आपको कौन सा कंपाउंड मिलेगा, आपको ये कंपाउंड मिलेगा NaHCO3, which is commonly called as baking soda, and chemically this compound is called as sodium hydrogen carbonate or
बाइकार्बोनेट प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलता है। यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट्स? आपको सॉरी यहाँ पे आपको NaHCO3 मिलता है, ये कंपाउंड आपको यहाँ पे मिलता है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गई इसकी एक प्रिपरेशन बाय पासिंग सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। नाउ इसके बाद एक और मेथड है जिस मेथड को हम सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। इस सॉल्वेज प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक साल्ट लेते हैं NaCl के थ्रू हम पास करते हैं गैस अमोनिया NH3 प्लस इसके थ्रू हम पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ये हम यहाँ पे इसके साथ ये कुछ कंपाउंड्स इसके साथ रिएक्ट कराते हैं। व्हाट यू गेट दिस कंपाउंड NaHCO3। दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम अभी आपने बताया सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। along with the formation of ammonium salt it is NH4Cl, this is called as ammonium chloride। तो हमें इसके साथ मकसद है तो आपको ये कंपाउंड मिल रहा है। ये एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका, इसी कंपाउंड का। दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड एज सॉल्वेज प्रोसेस। याद रखिएगा इस प्रोसेस को हम सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, शाबाश, इसका कलर ये व्हाइट होता है और स्टेट ये सॉलिड होती है। एक्शन ऑफ एयर, इट इज स्टेबल इन एयर, नथिंग हैपेंस विद दिस कंपाउंड इफ इट इज लेफ्ट एक्सपोज्ड। ठीक है, कुछ भी नहीं होता है अगर हम इस कंपाउंड को बाहर रखते हैं तो इट इज स्टेबल इन एयर। फिर इसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी, इट इज स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ डिसॉल्व कराते हैं, क्या ये कंप्लीटली डिसॉल्व होता है कि कुछ और कंपाउंड्स बनते हैं। इट इज स्पेरेंटली सॉल्युबल, इसका मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लूंगा, आपने NaHCO3 लेना है, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, वाटर के साथ, इसको हमने डिसॉल्व करना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, कौन सा कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा NaOH, दिस इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बेस निकलती है और एक एसिड निकलता है H2CO3, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। दिस इज वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। दिस फेज इज कॉल्ड, इसी को हम स्पेरेंटली सॉल्युबल इसको हम कहते हैं। तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे आपको एक तो एसिड मिल रहा है वीक एसिड और साथ में आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस मिलती है। सो इट इज स्पेरेंटली सॉल्युबल इन वाटर। एक्शन ऑफ हीट, अगर हम इसको हीट देंगे, इस कंपाउंड को हीट देंगे, कंपाउंड हमारे पास क्या है NaH, ध्यान से सुनिएगा, CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने इसको हीट दी, जब मैं इसको हीट देता हूं तो ये कंपाउंड डिकम्पोज होता है इनटू दिस कंपाउंड Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, आपको यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट मिलता है। सोडियम बाइकार्बोनेट से आपको सोडियम कार्बोनेट मिलता है जब हम इसकी क्या देते हैं, जब हम इसको हीट देते हैं। ये हो गई एक और प्रॉपर्टी। इसके बाद एक्शन ऑफ एसिड, व्हाट हैपेंस इफ एसिड, एनी एसिड इज रिएक्टेड विद दिस कंपाउंड। तो वहां पे साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है। मैं रिएक्शन भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपके पास आपके पास NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। आपको यहाँ पे मिलेगा NaCl, गुड, प्लस आपको यहाँ पे मिलता है CO2 प्लस आपको यहाँ पे मिलता है H2O। यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना बेटा, आपको पता है, इज इट सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन कि ये इज इट सपोर्टर ऑफ कंबशन? क्या ये कंबशन में मदद करता है कि ये कंबशन में मदद नहीं करता है? ये आग को बुझाता है, ना कि उसको जलाने में मदद करता है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है कब, जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को रिएक्ट करते हो किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब आप इसको रिएक्ट कराते हो, एक तो आपको साल्ट मिलता है, साथ में आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर्स में करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स का काम क्या होता है, आग बुझाना। तो आग कैसे बुझ जाता है, जब वहां से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ऐसे हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। मगर कैसे, उन फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर हम ये दो कंपाउंड्स लेते हैं NaHCO3 HCl, वहां पे साल्ट बनता है। तो एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी वहां पे इसको एक बोतल के अंदर रखा जाता है, इसको दूसरी बोतल के अंदर रखा जाता है। एट द टाइम ऑफ द इमरजेंसी इस बोतल का जो ढक्कन वो खोला जाता है, उसको इसके ऊपर गिराया जाता है, रिएक्शन होती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड इमीडिएटली निकलता है और उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फिर वो आग और जिन कंपोनेंट्स की वजह से वो आग लग जाती है, उनके बीच में एक लेयर चढ़ती है, ऐसे आग वो बुझ जाती है। Is that clear to everyone? ये हो गई एक और प्रॉपर्टी which was the action of acid with this sodium hydrogen carbonate। अच्छा, what are its different uses? इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के क्या क्या यूजेस है?
ये कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। बेटा देखिए, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं, हम बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, हमारे स्टमक से बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है, स्टमक का जो पीएच वो डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा पेन होती है, बहुत ज्यादा सेंसेशन होती है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम पिंच लेते हैं, किसका? बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का लेते हैं। वो असल में क्या करता है, जब वो एसिड के साथ, अभी मैंने बताया, जब हम NaHCO3 को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, अंदर स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? दिस एसिड विच इज कॉल्ड एज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आपको एक तो साल्ट, ये तो न्यूट्रल प्रोडक्ट होता है, प्लस आपको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपको यहाँ पे वाटर मिलता है। तो दीज आर द न्यूट्रल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड। आई बात समझ में? इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन फूड्स एंड ड्रिंक्स। एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे हम नजर डालते हैं, ये है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, it is commonly called as washing soda. Its chemical name is sodium carbonate decahydrate and its chemical formula is Na2, ये याद रखिएगा, CO3 containing 10 times H2O, 10 water of crystallization molecules. Sodium carbonate decahydrate, कंपाउंड का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कॉमनली इस कंपाउंड को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं और इसकी केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O, ये याद रखिएगा। इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? सिंपली बाय सॉल्वेज प्रोसेस। कैसे? अभी हमने क्या किया था? NaCl लिया था, इसके साथ हमने रिएक्ट किया था NH3 अमोनिया, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस इसके साथ हमने H2O रिएक्ट किया था। आपको यहाँ पे क्या मिला था? NaHCO3। पहले आपको यहाँ पे मिला था सोडियम बाइकार्बोनेट, NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को हम क्या करते हैं? इसको हम हीट देते हैं। जब हम इसको हीट देते हैं, आपको क्या मिलता है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। फिर यहाँ पे हम इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तीसरे स्टेप में हम Na2CO3 के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं। जब हम इसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, आपको ये मिलेगा Na2CO3.10 times H2O। ये इसकी फॉर्मेशन है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेज प्रोसेस। ये जो प्रोसेस से पहले मैंने आपको इनके साथ बेकिंग सोडा पढ़ाई, तो ये वही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के थ्रू वहां पे आपने इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप किया था, क्योंकि वहां पे आपको ये कंपाउंड चाहिए था। लेकिन इसी कंपाउंड से फिर हम ये कंपाउंड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनाते हैं। कैसे? इस कंपाउंड को हम हीट देंगे, डिकम्पोजिशन होगी, तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस आपको यहाँ पे H2O मिलेगा। ये कंपाउंड, इसकी हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, मतलब इसके साथ हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद आपको ये कंपाउंड मिलता है Na2CO3 containing 10 H2O। The compound is called as sodium carbonate decahydrate। फिर इसके बाद इसका कलर एंड स्टेट सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलिन पाउडर होती है। एक्शन ऑफ एयर, अगर हम इसको बाहर रखेंगे, is it stable in air or something happens to this compound if it is left exposed to the air? मैंने यहाँ पे ये कंपाउंड लिया Na2CO3, ध्यान से सुनिएगा, containing 10 H2O। अगर मैं इसको कहां पे रखूं? एक्सपोज टू एयर। मैंने इसको बाहर रखा, इट लूजेस 1 वाटर मॉलिक्यूल। इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2O होता है, तो यहाँ पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा Na2CO3 containing 9 times H2O। ये पाउडर की फॉर्म में होता है, इट इज इन पाउडर्ड फॉर्म। ये क्रिस्टलीन फॉर्म में होता है, ये क्रिस्टलीन फॉर्म में होता है। इसका मतलब ये अपना क्रिस्टलीन जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट लूजेस इट्स क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर ड्यू टू द रिमूवल ऑफ या ड्यू टू द लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, इसको हम बेटा एफ्लोरेसेंस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। व्हाट इज एफ्लोरेसेंस? जब हम वॉशिंग सोडा को बाहर रखते हैं, यहाँ पे एयर की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। पहले इसका क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर होता है, नाउ इट बिकम्स पाउडर्ड फॉर्म। ये पाउडर्ड फॉर्म में आ जाता है ड्यू टू द लॉस ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। सो इट इज नॉट स्टेबल इन एयर। इसके बाद सॉल्युबिलिटी, जैसे आपने बेकिंग सोडा में पढ़ा, वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। Likewise, the compound sodium carbonate decahydrate is also sparingly soluble in water। और सेम प्रोडक्ट्स बनते हैं जब हम इसको किसके साथ ऐड करते हैं? वाटर के साथ ऐड करते हैं। ऐसे में यहाँ पे लिखूंगा प्लस H2O, आपको यहाँ पे मिलेगा NaOH सोडियम
हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, सोडियम, यहाँ पे आपको कार्बोनिक एसिड भी मिलता है। ये हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। इसके बाद एक्शन ऑफ हीट, वहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट देते थे, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर निकलता था। अब अगर हम इस कंपाउंड को हीट देंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने इस कंपाउंड को अब हीट दी, जब मैं इसको हीट देता हूं तो ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है। ये क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O। ये हो गई एक और केमिकल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसके बाद एक्शन ऑफ एसिड, बराबर वैसे ही अगर हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ऐसे में यहाँ पे लिखूंगा प्लस HCl, आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो आपको मिलेगा NaCl प्लस CO2 प्लस आपको यहाँ पे मिलेगा H2O। यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक और इसमें आप एक और टॉपिक वो है इसके यूजेस। इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, पेपर एंड अदर केमिकल्स। इसे हम बनाते हैं, या फॉर वॉशिंग पर्पस इन द लॉन्ड्री इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। ये हो गया किसके बारे में, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के बारे में। अब इसके बाद बेटा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर दीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स? हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, बहुत सारे साल्ट्स होते हैं। कुछ साल्ट्स के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ साल्ट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेरी गुड, मैं बता रहा हूं हमारे पास बहुत सारे साल्ट्स ऐसे प्रेजेंट है, कुछ साल्ट्स के अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ साल्ट्स के अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। अब जिन साल्ट्स के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड साल्ट्स। उनको बेटा हम हाइड्रेटेड साल्ट्स कहते हैं। व्हाट आर हाइड्रेटेड साल्ट्स? द साल्ट्स कंटेनिंग डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और कुछ साल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, दे आर कॉल्ड एज एनहाइड्रस, they are called as anhydrous salts. What is the difference between the hydrated salts and anhydrous salts? अगर हम इनकी डिफरेंस बताएंगे, जो हाइड्रेटेड साल्ट्स होते हैं दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड्स। इनका जो टेक्सचर, इनकी जो अपीयरेंस होती है, दे आर क्रिस्टलिन, ये क्रिस्टलिन होती है, क्रिस्टलिन ये होते हैं। और जो ये साल्ट्स होते हैं एनहाइड्रस साल्ट्स, दे आर इन द पाउडर्ड फॉर्म। So there is a difference between the crystalline form and powdered form. इसकी 3D स्ट्रक्चर होता है, इसका 2D स्ट्रक्चर होता है। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इन बिटवीन हाइड्रेटेड साल्ट्स एंड एनहाइड्रस साल्ट्स। Now what are hydrated salts? The salts containing definite number of water molecules. उन डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर कोई ऐसा वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता है। देयर साल्ट्स, दे आर कॉल्ड एज एनहाइड्रस साल्ट्स। और इसकी जो अपीयरेंस वो पाउडर फॉर्म में होती है, 2 डायमेंशनल फॉर्म होती है। ये पहली डिफरेंस होती है। तो हमें इसको डिफाइन करना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। तो ये किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द हाइड्रेटेड साल्ट्स। तो क्या होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स with which a compound enters into a loose chemical combination as the compound crystallizes out of its solution। तो मैं इसी की बात कर रहा था। Due to the presence of the definite number of water molecules in a certain salts, the compounds are crystalline in nature. The salts are called as hydrated salts. Moreover, ऐसे salts का एक particular कलर होता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा एक साल्ट की, CuSO4। इस साल्ट को हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसके साथ अगर हम 5H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिखेंगे, इसका अगर हम कलर देखेंगे, इसका कलर ब्लू होता है। इसको हम ब्लू विट्रियल कहते हैं। कॉमनली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्लू विट्रियल। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इस क्रिस्टलेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये क्रिस्टलिन होता है, इसका 3D स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर इसका होता है बेटा। लेकिन अगर हम इसको हीट देंगे, हीट देने से इसके अंदर जो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ये बाहर निकलते हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा CuSO4। नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज एनहाइड्रस। एनहाइड्रस हमने इसको क्यों कहा? क्योंकि अब इसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। क्या इसका भी अब क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होगा कि इसकी अब जो स्टेट वो चेंज होगी फ्रॉम क्रिस्टलिन टू पाउडर फॉर्म? दीज वाटर मॉलिक्यूल जो डिसाइड करते हैं एक साल्ट का कैसा कलर और इसका क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर होगा कि पाउडर स्ट्रक्चर होगा, ये डिसाइड करते हैं ये मॉलिक्यूल्स। और यही मॉलिक्यूल्स ये फिक्स्ड होते हैं एक पर्टिकुलर साल्ट के अंदर। दीज मॉलिक्यूल्स दे आर कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। फिर इसके बाद इसमें आप लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो रहता है दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ द व्यू। दिस कंपाउंड इज
represented by this representation POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस कंपाउंड को हम शॉर्टली क्या कहते हैं? POP, जो हम अपने घरों में करते हैं, जो वॉल्स पे हम करते हैं, जो हम पिलर्स पे लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इज POP। उसी POP के बारे में हमने पढ़ना है। ये POP क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम क्यों कहते हैं? इसका जो एक्चुअल केमिकल नेम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कॉमनली द कंपाउंड इज कॉल्ड इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर इसके बाद इसका जो केमिकल नेम ऊपर हमने लिखा है, इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट CaSO4, हेमीहाइड्रेट का मतलब इट कंटेन्स 1.5 हेमीहाइड्रेट, सॉरी हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। ये इसकी फॉर्मूला है, CaSO4 डॉट हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स। इसी को हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ये सिंपल इसकी फॉर्मूला है। तो पहली बात आपने इसका कॉमन नेम याद रखना, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस कंपाउंड को पेरिस के अंदर बनाया गया फ्रॉम अ कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज जिप्सम। इसको सबसे पहले जिप्सम से बनाया गया। अगर हम जिप्सम की यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला देखेंगे, इट इज CaSO4 containing 2 times H2O। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज जिप्सम। इसको हम बेटा जिप्सम कहते हैं। सबसे पहले ये कंपाउंड कहां पे पाया गया? इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंड इन पेरिस। पेरिस के अंदर इसको पाया गया। यहाँ पे जब इसको फर्नेस के अंदर डाला गया, वहां पे इतना टेम्परेचर दिया गया। इतने टेम्परेचर देने से इसमें 1/2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। जब 1.5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें बाहर निकला, वहां पे क्या रहेगा? CaSO4 डॉट 1/2 H2O। तो ये कंपाउंड यहां पे आपको मिल रहा है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज POP, as this compound was first of all prepared from this compound gypsum, which was first of all found in the Paris. That is why the compound is commonly called as plaster of Paris. ये पॉइंट आपने याद रखना है। प्रिपरेशन मैंने बताया, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम बाय हीटिंग। जिप्सम हम लेते हैं, फर्नेस में डालते हैं, वहां पे इतनी हीट, इस बात का ख्याल रखा जाता है इससे ज्यादा हीट नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हीट यहाँ पे आप दोगे, इसमें जो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइजेशन के दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे। अगर ये दोनों के दोनों बाहर निकलेंगे, आपको कंपाउंड मिलेगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। इसको हम एनहाइड्रस बोलते हैं, क्योंकि आप इसके पास कोई क्रिस्टलाइजेशन वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकले। तो इस वजह से ये जो आपका कंपाउंड, ये पहले से हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में जो हम डिफरेंस देखते हैं, CaSO4 हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CaSO4 सिंपली CaSO4 ये हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। इसके साथ जब हम पानी ऐड करते हैं तो ये सेट होता है, ये ऑलरेडी हार्ड होता है। दिस प्लास्टर इज कॉल्ड एज डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसको हम बेटा डेड बर्न्ट प्लास्टर कहते हैं। तो डेड बर्न्ट प्लास्टर का बनता है जब हम जिप्सम को अगर हीट देंगे मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकलेंगे, खाली ये रहेगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्यों इसको हम डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं? क्योंकि इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है। सेटिंग पानी ऐड करते हैं और सेटिंग में लगभग 10-15 मिनट का टाइम यहाँ पे लगता है। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। ये याद रखिएगा, प्रिपरेशन में ये पॉइंट, ये कंडीशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपने हीट नहीं देनी है। फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज, इसका कलर ये व्हाइट पाउडर फॉर्म में होता है। इट इज रिएक्शन विद वाटर। देखिए अगर हम ये लेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट डॉट 1/2 H2O, इसके साथ अगर हम 1.5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे 1/2 H2O, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? व्हाट यू विल गेट? यू गेट दिस CaSO4 containing 2 H2O। 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कंपाउंड जिसको हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। तो जिप्सम क्या होता है? ये हार्ड होता है। Is that clear to everyone? ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी ऑफ द सेटिंग। इस वजह से जब हम इसके साथ पानी ऐड करते हैं तो सेटिंग होने में 15 मिनट्स का टाइम लगता है। तो उन 15 मिनट्स में आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हो। ऑन दैट बेसिस जो आपका ये POP होता है, इट इज यूज्ड इन सर्जिकल बैंडेजेस फॉर सेटिंग ब्रोकन बोन्स। जब किसी की हड्डी टूटती है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है, फिर उसके ऊपर, उसके बाजू पे, उसकी टांग पे, यही बैंडेज पे वो पाउडर चढ़ाई जाती है, फिर पानी में डुबोया जाता है। फिर सेटिंग होने में जो भी आपने
जो भी पोजीशन उस हाथ की रखनी है, टांग की रखनी है, तो 10-15 मिनट में वो सेट हो जाता है। असल में फिर वो जब उस प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हम ये वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वहां पे सेटिंग होने के बाद यही कंपाउंड बनता है, विच इज कॉल्ड एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, विच इज जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको हम कॉमनली जिप्सम कहते हैं। तो ये हो गया इसका एक और यूज। फिर इसके बाद फॉर मेकिंग टॉयज या स्टैचूज हम इसी कंपाउंड से बनाते हैं। It was used in the manufacture of blackboard chalks. Blackboard chalks भी हम इसी कंपाउंड से बनाते थे। या it is used in the preparation of formation of fireproof materials. अब बेटा इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स नहीं, आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, हम कहेंगे कि वो आ सकते हैं, वो कंपाउंड्स या वो टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम यहाँ पे या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो आप इसमें ज्यादा प्रिपेयर करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, ये हो गया इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, इसमें आप बेटा पीओपी पढ़ना, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, पीओपी। आप इसमें ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके अंदर आप एक और कंपाउंड वॉशिंग सोडा, और इसमें आप पीएच स्केल पढ़ना है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। किसने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए? तो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, पीओपी, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा या पीएच स्केल। तो ये हो गया हमारा चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स का।